हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का सेंस ऑफ हिस्ट्री में स्वागत है। आज मैं अपना दूसरा वीडियो बना रहा हूं। जो त्रुटि पिछले में हो गई थी, जो गलती पिछले में हो गई थी, उसको मैं सुधारने की कोशिश किया हूं। और प्लीज़ आप लोग अगर मुझसे कहीं पर कोई गलती या कोई चूक हो जा रही है तो उसको कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताया करिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं और अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाएं। अगर आप मेरा मार्गदर्शक करेंगे तो नो डाउट मैं वो मटेरियल दूंगा जो आपको 10 जगह ढूंढने से मिलेगा, मैं एक ही जगह समेट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम सीधा चलते हैं टॉपिक पर, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सीधा हम टॉपिक पर चलते हैं। मेरा टॉपिक क्या था? भारत में यूरोपियों का आगमन। और यूरोपियों के आगमन में हम देख रहे हैं पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाली भी यूरोपीय थे, यानी यूरोप देश का एक कंट्री है पुर्तगाल। वहाँ के व्यापारी हमारे यहाँ आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि एक नए रास्ते की खोज हो जाती है, जिसके थ्रू वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आता है, यहाँ बिजनेस करता है। जहाँ भारत आता है कालीकट आता है। कालीकट कहाँ है? दक्षिण भारत में एक राज्य है, भारत का एक राज्य है केरल। केरल के तट, केरल में ही एक कालीकट है। वो केरल आता है और वहाँ से मसाले ले जाता है अपने देश, और वहाँ जाकर के जब वो बेचता है तो आश्चर्य उसको होता है कि जितना खर्च उसका गिरा था आने जाने में, उसका 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। और ये जो लाभकारी घटना है, ये हलचल पैदा कर दिया यूरोप के बाजार में, और वहां के व्यापारी आकर्षित हो गए कि क्यों ना हम लोग भी चल करके इंडिया में व्यापार करें। लेकिन समस्या तो थी, यहां पर पहले से ही अरब के व्यापारी अपने कंट्रोल में लिए हुए थे। अब अरबों को भी दिक्कत हो गई थी पुर्तगाली के आने से। तो अरब क्या किए कि उसी जमोरिन को जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, अब उनका कान भरना शुरू कर दिए कि अब आप ऐसा न करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको दिक्कत हो जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो जमोरिन के ऊपर वो अपना कंट्रोल करना चाहते थे कि हम जैसा चाहें जमोरिन वैसा करे, है ना। लेकिन होता क्या है, इधर देखते हैं पुर्तगाल में। हम पुर्तगाल की बात पहले कर रहे हैं। पुर्तगाल में क्या होता है कि जब वास्को डी गामा जाता है और ये घटना घटती है कि काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है, तब वहाँ के व्यापारी सोचते हैं कि हम भी चलें इंडिया में। और पुर्तगाल में एक फैक्ट्री की स्थापना होती है, एक स्थापना किया जाता है, एक कंपनी की स्थापना की जाती है। एस्तादो द इंडिया की नाम की वह कंपनी थी। पूछा गया है प्रश्न, एस्तादो द, या इस्तादो भी कहीं कहीं आता है, इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया, ये कंपनी, इस कंपनी की स्थापना हो गई थी, स्थापना की गई भारत से व्यापार करने के लिए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इससे बहुत पहले, यानी कि जब वास्को डी गामा भारत आया उससे पहले ही 1453 ईस्वी में यहां के व्यापारी, यहां की गवर्नमेंट क्या की थी, पोप से इजाजत ले ली थी। अलेक्जेंडर 6 था वो, वहां का पोप था अलेक्जेंडर 6। अब इससे इजाजत लेने की क्या जरूरत थी भाई? कोई भी व्यापारी अपने राजा, अपने गवर्नमेंट से इजाजत लेगा ना कि हमें विदेश से व्यापार करना है नहीं करना है, वो अपने राजा से इजाजत लेगा। लेकिन वहां पोप से इजाजत लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, प्राचीन काल में कुछ ऐसी चीजें होती थी, जैसे कि कहा जाता था कि समुद्र के बाहर, यानी समुद्र की यात्रा करके अगर किसी दूसरे देश में आप जाकर के व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वह धर्म के विरुद्ध है। यानी समुद्र यात्रा ही धर्म के विरुद्ध था। हमारे भारत में भी ऐसा था पहले। तो इनको भी था कि अगर हम व्यापार बिजनेस करने के लिए समुद्र की यात्रा करके कहीं अन्य देशों में जाएं, तो हो सकता है कि धार्मिक जो गुरु हैं वो हमारा विरोध करें, और अगर धार्मिक लोग विरोध करेंगे तो जनता भी उनकी बात को मानेगी। फिर हम जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं, हो सकता है उसको जनता ना खरीदे, तो हमें फायदा की जगह घाटा हो जाएगा। अभी क्या होता था कि अरब वाले खुद ले जाकर के उनके मार्केट में डाल देते थे, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं था। कहां डालते थे? इटली, वेनिस के मार्केट में।
इटली दे देते थे और इटली वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, यानी इटली के मार्केट से सारे देशों को ले आकर के ले जाते थे मसालों को। मसालों की जरूरत उनको थी, लेकिन पुर्तगालियों और स्पेनों को उपेक्षित किया जाता था और यही उपेक्षा कारण बन गया नए रास्ते की खोज की। तो ये अलेक्जेंडर 6 से इजाजत पहले ही ले चुके थे कि हम व्यापार करेंगे समुद्र के माध्यम से। ठीक है, अब कंपनी बन गई, कंपनी बन गई। अब यह हुआ कि अब भारत जो है एक व्यापारी समूह, एक व्यापारी मंडल भारत बिजनेस करने के लिए जाएगा। पहले काफिले का अध्यक्ष, पहला काफिला जो आया था वो वास्को डिगामा के नेतृत्व में आया था। जो दूसरा काफिला आ रहा है वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में आ रहा है। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, इनके नेतृत्व में आ रहा है। कब? 1500 ईस्वी में। वो कब आए थे? वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में आया, गया। 2 साल के बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है दूसरे व्यापारिक मंडल का अध्यक्ष बनकर के भारत आता है और अपने साथ 2 बड़े बड़े जहाज लेकर के आता है बिजनेस करने के लिए कि इस बार ज्यादा मटेरियल लेकर के हम चलेंगे मार्केट में, वहां पे, है ना। क्योंकि आने जाने में जो समय लगता है काफी लोग मर भी जाते थे। ऐसा नहीं है, जहाज में ही काफी लोग मर भी जाते थे। समुद्र का यात्रा इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। हमको लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि समुद्र का यात्रा बहुत लुभावना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। काफी टिपिकल यात्रा होता था। तो वो सोचते थे कि इतना मटेरियल ले चले कि कुछ दिन चले वहां पे, है ना। तो 2 जहाज वो अपने साथ लेकर के आए थे। लेकिन होता क्या है, वही जमोरिन जो वास्को डिगामा का स्वागत किया था, अब उसके व्यवहार में कुछ तब्दीली देखने को मिली। अब वो उस तरीके का व्यवहार नहीं किया जैसा व्यवहार वो वास्को डिगामा के साथ किया था। अब कैब्राल के साथ नहीं किया, जबकि ये बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे। बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे कि मेरा भी स्वागत सत्कार होगा, मुझे भी इजाजत मिलेगा, अरबों को साइड लाइन कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़े बेआबरू हो गए बेचारे। ये संदेशा गया वहां पे पुर्तगाल कि वहां का गवर्नमेंट, यानी इंडिया की गवर्नमेंट, जमोरिन खास तौर से मेरा उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। तो वहां के यानी पुर्तगालियों को यह लगा कि हो सकता है कि यह जो व्यक्ति गया है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, इसके अंदर ही कोई अवगुण, मतलब कहने का मतलब इसके अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि किसी को मोटिवेट कर सके। हो सकता है राजा को यह प्रभावित ना कर पाया हो अपनी बातों से। तो पुनः 1502 में वास्को डिगामा को भारत भेज दिया गया है कि वास्को डिगामा ही वो व्यक्ति है जो वहां पर जाकर के हमारी जड़ों को मजबूत कर सकता है। पुनः वास्को डिगामा को भारत भेजा गया। कब? 1502 ईस्वी में। पूछा गया क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा दोबारा भारत कब गया था? 1502 ईस्वी में गया था। एक बार 1498 में आया, एक बार 1502 में आया। और इसी 1502 के बाद पुर्तगालियों का लगातार निरंतर आगमन होता गया भारत में, यानी पुर्तगाली बड़ी तेजी से भारत की तरफ आने लगे। भाई, भारत में पुर्तगाली बस्तियां बस गई। गोवा में जाएंगे तो गोवा पूरा का पूरा पुर्तगालियों का था। गोवा में एक जगह है वास्को डिगामा के ही नाम पर पड़ा। तो पूरी हिस्ट्री है इसकी, मैं बताऊंगा आगे की क्या होता है। और पहली फैक्ट्री ये डाले कहां पे? कालीकट में। ये पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कहां डाल देते हैं? कालीकट में। भाई, फैक्ट्री नहीं डालेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? इनको लगा कि अब फैक्ट्री ही क्यों ना डाल दिया जाए यहां पर। तो ये अपनी पहली फैक्ट्री डालते हैं कालीकट में। और ये पहली फैक्ट्री थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? फैक्ट्री वो कालीकट में हुई थी। और पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कालीकट में स्थापित की और पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की। और दूसरी फैक्ट्री, यानी पहली के बाद दूसरी फैक्ट्री, ये अपना
कुन्नूर में डाले। ये तीनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में डाले, लेकिन जमोरिन क्या करता है, इस पहली फैक्ट्री को बंद करवा देता है जो कालीकट में था। जो पहली फैक्ट्री को क्या करता है, बंद करवा देता है। ये घटना जो है पुर्तगालियों को लगा कि अब हम लोग उतनी तेजी से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम व्यापार पर जो अपना नियंत्रण चाह रहे हैं वो नियंत्रण लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ के राजा का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जैसा हम लोग उम्मीद किए थे। जबकि बहुत कुछ उपहार देते थे बट कुछ नहीं हो पाता था। व्यापार ऐसा लगता था कि यहाँ का जो राजा है वो अरब व्यापारियों के कंट्रोल में है। ये बातें जब पुर्तगाल गई तो पुर्तगालियों ने इस पर मंथन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे व्यापारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जबकि हम तो सिर्फ बिजनेस करने के लिए वहां गए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हम लोगों के खिलाफ राजा के कान को भर रहा है। जब मंथन हुआ तो उनको यह लगा कि सारी समस्या का जड़ ये अरब के व्यापारी हैं, यही सारी समस्या का जड़ है। और अब अरबों को हमको धीरे धीरे वहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, इस पर एक मजबूत रणनीति बनानी पड़ेगी। तब वो यानी पुर्तगाली देश पुर्तगाल अपना पहला गवर्नर जनरल भारत भेजता है, वायसराय जिसे कहते हैं। और किसे भेजता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को अच्छा, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यहां से। और ये इसी तरीके से होता है कि इसको क्यों भेजा गया, इसको भेजा गया भारत पर व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और अरबों को कंट्रोल में करने के लिए। पुर्तगाल का जो शासक था वो इसे वायसराय बना करके भारत भेजा, या गवर्नर कह लीजिए। गवर्नर कब भेजता है, 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में इसको जो है भारत का गवर्नर बना करके भेजा जाता है। ये जब भारत आता है तो इसके दिमाग में तो था ही कि हमें किसी भी कीमत पर अरबों को रिप्लेस करना है। तो ये एक पॉलिसी लेकर के आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये एक पॉलिसी लेकर के आता है। वो पॉलिसी क्या थी, पूछा गया है कि इस पॉलिसी को लॉन्च करने वाला कौन था। वो पॉलिसी था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति, यही पॉलिसी लेकर के ये आता है भारत। अब नीले जल की नीति क्या है, इस नीले जल की जो नीति थी हिंद महासागर पर कंट्रोल करना था, अरब सागर पर कंट्रोल करना था। यानी अब ये अरबों को कंट्रोल करने की कोशिश किए। वो जान गए थे कि जब तक हम अरब व्यापारियों को कंट्रोल में नहीं लेंगे हमारा बिजनेस भारत में फलेगा फूलेगा नहीं, इनको पता चल गया था। तो ये इस पॉलिसी को लेकर के आए थे। पूछा गया क्वेश्चन है कि इस पॉलिसी को भारत में लॉन्च करने वाला गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भारत है। अच्छा, अपने साथ ही एक मजबूत नेवी सेना भी लेकर के आया था, एक जल सेना लेकर के आया था, नेवी लेकर के आया था। और उसके तहत उसने भारत के तटीय यानी जो भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत है, जो ये पश्चिमी तट है, इसको इसने काफी हद तक अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश किया। और ये बात आप जान रहे हैं कि अगर ये कोशिश करेगा तो अरब व्यापारियों को तो हजम होगा नहीं। अरब व्यापारी जो है इसके खिलाफ थे। अब अरब व्यापारी क्या किए, वो चले गए गुजरात। गुजरात का जो राजा, वो जानते थे कि इस एरिया में इधर अगर कोई मजबूत राजा है तो वो गुजरात का राजा है। वो जाकर के गुजरात का जो शासक था महमूद बेगड़ा, ऐसा कहा गया कि महमूद बेगड़ा था, वहां जाकर के उसका कान भरते हैं कि भाई देखिए विदेशी सब आ गए हैं, ये मधुमक्खी की तरह हैं, ये बातें तो बड़ी मीठी करते हैं लेकिन काटते हैं तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है और हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। इनके आने से हम लोगों की जो व्यापारिक
अधिकार था वो धीरे धीरे अब कमज़ोर होने लगा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में हम लोगों का इंडिया छूट जाएगा। हम लोगों का जो कंट्रोल था वो ढीला पड़ता जा रहा है, मेरी ग्रिप कमज़ोर होती जा रही है। तो ऐसा माना जाता है कि जो गुजरात का राजा था, शासक था, इसके और ये जो पुर्तगाली नेवी आई हुई थी, इनके बीच में 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध हो जाता है। चौल का युद्ध होता है और संभवतः इतिहास में ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में पुर्तगाली हार गए थे। लेकिन हार गए थे, हार नहीं माने थे। होता क्या है कि अगले ही वर्ष ये फिर जो है कि नेवी फोर्स तैयार करके पुर्तगाली मैदान में आ जाते हैं। जब पुर्तगाली मैदान में आते हैं तो इधर क्या होता है, जो महमूद बेगड़ा था यानी गुजरात का जो राजा था, और अरब वाले क्या किए, महमूद बेगड़ा से बात किए, उधर मिस्र जाकर के मिस्र के राजा से बात किए, उधर उस्मानिया सल्तनत तुर्की भी चले गए और वहां के भी राजा से बात किए, तो वो भी कहे ठीक है मेरी एक टुकड़ी लेकर ये जाओ। यानी उस्मानिया सेना की फौज, मिस्र की फौज और गुजरात की फौज, तीनों ने मिलकर के पुर्तगालियों से लड़ा 1509 ईस्वी में, और इस युद्ध में पुर्तगाली तीनों फौज को पराजित कर देते हैं। अब अरबों का मुंह जो है बन गया है। अब उन्हें लगा कि अब कहानी हम लोगों की खत्म है। जब इतनी बड़ी फौज को ये सब हरा दिए तो अब जो है हम लोग नहीं जीत पाएंगे। अब पुर्तगाली अब देखिए धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। अब देखिए पुर्तगाली कैसे अब कोचीन से भी आगे बढ़ना शुरू हो गए। ये अब गोवा तक पहुंचेंगे और गोवा को भी वहां के बीजापुर शासक से छीन लेंगे। और कोचीन जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, अब ये गोवा को अपनी राजधानी बनाएंगे, लेकिन आगे बनाएंगे। किस तरीके से पुर्तगाली अपने जड़ को मजबूत कर रहे हैं और ये गोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं और धीरे धीरे व्यापार पर कंट्रोल कर लेते हैं, यहां तक कि समुद्र पर भी अपना कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल तो इस हद तक कर लिए कि उस वक्त एक समय ऐसा भी था कि जब भारत का, हिंदुस्तान का बादशाह अकबर भी जब उस रास्ते से बिजनेस करना चाहता था तो उसे भी पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ता था। इतना बड़ा राजा, इतना मजबूत शासक भारत का, लेकिन अपने जहाज को जब गुजारता था तो पुर्तगालियों को टैक्स देता था। बताइए पुर्तगालियों का कितना बड़ा कब्जा हो जाता है समुद्र पर। तो ये मैं आगे बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा, और अगले लेक्चर में संभवतः मैं पुर्तगाल को समाप्त कर दूंगा। बहुत लंबा मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता हूं क्योंकि ये दिक्कतें हैं कि लंबा जो है कि बन जाएगा तो हो सकता है कि समय कम होने की वजह से आप ही लोग न देख पाएँ। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। धीरे धीरे मैं आपको भारत का इतिहास समझा दूंगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो इतिहास जानता है वही इतिहास रचता है। मैं पूरा इतिहास बताऊंगा आप लोगों को, एक सीक्वेंस में बताऊंगा, पूरा चैनल जोड़ते हुए बताऊंगा। और जो है अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे शेयर भी करिएगा और लोगों को भी बताइएगा, ताकि जो है मेरा मनोबल बढ़े और मैं वीडियो लॉन्च करता रहूं। और आप लोग को मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, असफलता आपसे बहुत दूर रहेगी, खास तौर से इतिहास में। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।